क्या पूछा गया है, कैलकुलेट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट। कभी भी कोई भी सवाल को आप एक साथ ना पढ़ें, आप थोड़ा थोड़ा सेंटेंस पढ़ें, उसके विषय में सोचें और उसके करस्पॉन्डिंग जो डायग्राम बन रहा है, फिगर बन रहा है, उसको आप ड्रॉ कीजिए और फिर जो डेटा उसमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है सवाल में, उसको पुट कीजिए। फिर पता कीजिए सवाल में पूछा क्या गया है और फिर उसका हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, उसकी टर्म्स और कंडीशन को अप्लाई करते हैं और सॉल्व करने से अपना आपका आंसर बिना किसी कंफ्यूजन के आ जाएगा। जैसे इसी सवाल में देखते हैं, कैलकुलेट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। तो यहां पर हमने कोई एक्सटर्नल एजेंट लिया, टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी मतलब ये टू डिस्टेंस ली, फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, टू डिस्टेंस डी फ्रॉम वन एंड ऑफ रॉड ऑफ चार्ज क्यू एंड लेंथ एल। अब इसको यहां से यहां तक लाने में, पी पॉइंट तक लाने में, ये इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था और ये एजेंट जो है इसको इस डायरेक्शन में ला रहा है और इस क्यू नॉट को यहां पर लाके रख दिया। तो इस प्रोसेस में कितना एजेंट के द्वारा वर्क डन हुआ, ये हमको यहां पर निकालना है। तो आपको पता है कि जो वर्क डन होता है एजेंट के द्वारा, वो डायरेक्टली इसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। यानी कि एजेंट के द्वारा जब वर्क डन पूछा गया है तो इसका मतलब वो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की पूछ रहा है। इस रॉड और पॉइंट चार्ज क्यू नॉट जो बीच की डिस्टेंस डी में है, उसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी वो पूछ रहा है। तो आप आइडिया है कि हमें ये करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। तो करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कब लगेगा, जब ये दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे के लिए होना चाहिए और रिलेटिव रेस्ट पर होना चाहिए। तो ये तो पॉइंट चार्ज ऑलरेडी है, इसके लिए भी है, लेकिन ये रॉड इसके लिए पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। दूसरा, रिलेटिव रेस्ट की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हाँ, दोनों रेस्ट पे है तो ये सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन पहली वाली कंडीशन में दिक्कत ये आ रही है कि ये पॉइंट चार्ज इसके लिए तो है लेकिन ये इसके लिए पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट आता है कि किस तरीके से बनाएंगे। जैसे ये मार्कर है और ये हमसे अभी पास में है, हमारे और इसकी बीच की डिस्टेंस यदि x है, तो इस x के रिस्पेक्ट पे इसका जो लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई इस मार्कर की है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंपेरेबल है। लेकिन यदि हम इसी मार्कर को 1 किलोमीटर दूर रख दूं तो यही मार्कर हमको छोटा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारे और मार्कर का जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है और उसके 1 किलोमीटर के रिस्पेक्ट पे इस मार्कर की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई वो ना के बराबर है, वो ना के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमें किसी को पॉइंट चार्ज बनाना है तो किसके रेस्पेक्ट पे बनाना है, यहां पर क्यू नॉट के रेस्पेक्ट पे, और यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है। तो यहां से आपने x की दूरी पर dx का एलिमेंट काटा। क्यों dx? क्योंकि x के रिस्पेक्ट पे इसका जो थिकनेस है
वो ना के बराबर है। एक्स का बहुत छोटा पार्ट है, लगातार कम करने को आप डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो यहां पर आप देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज हो गया वो डी क्यू हो जाएगा। तो पूरी रॉड पर चार्ज जब क्यू है तो इसके छोटे से एलिमेंट पर डी क्यू होगा, उसका भी बहुत कम चार्ज होगा। तो यहां पर आप देखिएगा ये पॉइंट चार्ज इसके लिए हो गया और ये पॉइंट चार्ज इसके लिए हो गया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और दूसरी टर्म्स और कंडीशन जो रिलेटिव रेस्ट की थी वो पहले से सेटिस्फाई हो रही थी। अब हम इस फॉर्मूले को इसमें सवाल में अप्लाई कर सकते हैं और एजेंट के द्वारा जो वर्णन पूछा गया है वो हम मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो पॉइंट आया कि इसके द्वारा जो वर्णन आएगा इस पॉइंट चार्ज और इस एलिमेंट के बीच में वो कंप्लीट रॉड के द्वारा तो आएगा नहीं, उसका भी छोटा पार्ट आएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, डी यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पर एयर प्रेजेंट है तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। अब देखना दूसरी कहना क्यू नॉट और इसका पॉइंट चार्ज कितना है डी क्यू, बीच का डिस्टेंस कितना है पॉइंट चार्ज क्यू नॉट और डी क्यू के बीच का एक्स लिख दिया। अब पॉइंट आया कि डी क्यू कितना होगा, तो यहां पर ये जो चार्ज क्यू है वो एल लेंथ में दिया है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग डीएक्स लेंथ में कितना चार्ज होगा यह हमें निकालना। तो यहां पर आपको पता है कि जब एल लेंथ में क्यू है तो यूनिट लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा क्यू आई एल यूनिट लेंथ में। तो कितनी लेंथ में हमें चाहिए डीएक्स में, तो डीएक्स में हमने मल्टीप्लाई कर। तो इस तरीके से हम डी क्यू निकाल सकते हैं। अरे डी क्यू निकालने का मतलब है टोटल चार्ज उस बॉडी पे, वो चार्ज यदि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नीचे टोटल लेंथ लिखेंगे और जो एलिमेंट में निकालना उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से उस एलिमेंट पर आप चार्ज को निकाल सकते हैं। तो यहां पर उसको हमने पुट किया क्यू नॉट क्यू वाई एल dx by x। अब यहां पर आप देखिए du इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल x। अब यहां पर कितना हुआ, अब x क्या है, अब हम यहां पर रॉड की वजह से हमें पूछा गया है तो रॉड में एलिमेंट इसलिए काटा ताकि ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए हमने काट के फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन सवाल में तो रॉड और पॉइंट चार्ज क्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी से ही वर्णन आएगा। तो रॉड हम ये एक्स वेरिएबल है तो एक्स क्या है एलिमेंट ऑफ क्यू नॉट पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। तो एलिमेंट को लगातार जोड़कर यहां से एलिमेंट जोड़ना शुरू करोगे यहां तक जोड़ते चले जाएंगे तो वही कंप्लीट रॉड फिर बन जाएगी। तो लगातार जोड़ने को मैथमेटिक्स में बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो हम यहां से जोड़ेंगे तो पहला एलिमेंट कहां से स्टार्ट करोगे डी, क्योंकि एक्स पर लिमिट है, एक्स वेरिएबल है तो लिमिट भी एक्स पर होगी। तो पहला एलिमेंट कहां से शुरू करोगे जोड़ना डी से और लगातार कहां तक जोड़ते जाओगे डी प्लस तो 0 से u। तो u आपका आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल और इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, लिमिट है डी टू डी प्लस एल। तो आपकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी मतलब एजेंट के द्वारा जो वर्णन आया वो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन अपर लिमिट डी प्लस एल माइनस लोअर लिमिट एल एन डी। अब इसी को हम क्या लिखेंगे, W एजेंट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन ए माइनस एल एन बी, तो मतलब एल एन ए अपॉन बी, तो डी प्लस एल अपॉन डी। तो ए वाले सवाल
आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को इस तरीके के सवालों में कंफ्यूजन हो जाता है। और कंफ्यूजन का मेन कारण है कि दे हैव नॉलेज अबाउट द फॉर्मूला बट दे हैव नो नॉलेज अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फॉर्मूला, और इसलिए वो लगाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको सवाल इजी के बजाय कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है और सवाल को छोड़ देते हैं या रट लेते हैं। अब यहां पर आप देखिए, अपने आप हमको पता चला कि एजेंट के द्वारा जो वर्णन पूछा गया है वो पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया, डायरेक्ट कभी सवाल पूछे गए नहीं जिसमें आपको फॉर्मूला पता है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पहचान जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला, वो कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला लगाने से पहले उसकी टर्म्स और कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, हो रही तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर टर्म्स और कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही थी, पॉइंट चार्ज ये इसके लिए था ही नहीं, तो पॉइंट चार्ज बनाना पड़ा। तो हमने एलिमेंट लिया, एलिमेंट लेके फार्मूला लगा दिया, लेकिन वहां पर क्या रॉड और क्यूलॉड के बीच में एनर्जी हमें को निकालनी थी, तो रॉड तो है नहीं, तो रॉड बनेगी कैसे, एलिमेंट को लगातार जोड़कर। तो लगातार जोड़ने का मतलब हमारे दिमाग में आइडिया किसका आ गया, इंटीग्रेशन का आ गया, और उसे हमने सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यदि हम अटेम्प्ट करें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड की बजाय हम इजी लेवल की प्रॉब्लम पे कन्वर्ट कर देंगे और बड़ी आसानी से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को फिजिक्स की सेकंडों में अटेम्प्ट करके हम जेई एडवांस में, जेई वेल्स में, लीट यूजी में क्वालिफाई बढ़िया रैंक के साथ हो सकते हैं। थैंक यू।